हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानियत प्रोबायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आईसीएमआर बायोस्टैट से रिलेटेड वीडियोस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और डेफिनेटली दिस वी विल रीच द एंड ऑफ द दिस सीरीज। बायोस्टैटिस्टिक्स का ये लास्ट वीडियो है क्योंकि अब इसके बाद बायोस्टैट्स का आपको नहीं मिलेगा वीडियो। हम लोग साइंटिफिक फिनोमिनन के ऊपर स्विच हो गए। 4-5 वीडियो आपको साइंटिफिक फिनोमिनन का मिलेगा जो कि डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ओके, बट मैंने आपके लिए इजी कर दिया। क्या इजी कर दिया है? मैंने बायोस्टैट्स का जो अभी का वीडियो था उनको और जो मैम ने पढ़ाया था कंसेप्ट, उन दोनों को एक साथ एक प्लेलिस्ट में हमने कर रखा है। उस प्लेलिस्ट का नाम जो है वो है आपका ICMR बायोस्टैटिस्टिक्स। इसी नाम से प्लेलिस्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स ICMR 2023। इसमें कल तक मतलब इस वीडियो को हटा के टोटल 20 वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें मैम ने कुछ कंसेप्ट बताए हैं। आई रिकमेंड यू गो विद दिस आल्सो। इसलिए मैं नहीं बोला कि मेरे व्यूज़ बनेंगे, नहीं, तुम्हारे कंसेप्ट ज़्यादा सही होंगे। उसके बाद अगर तुम ये PYQ डिस्कशन सुनते हो, फिर इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं बचेगा जिसमें स्टैटिस्टिक्स में तुम्हें कोई दिक्कत होगी, डेफिनेटली। ओके, which of the method which of the method used for establishing the linear relationship between the two variable? When the examiner asks that कि दो वेरिएबल आपके पास है और उसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप निकालना है, डेफिनेटली आंसर इज वन एंड द आंसर इज regression analysis. Because when we do the regression analysis, then you get a result like this. Regression analysis, when you done the regression analysis, then the result you get like this. There is a one variable on the x-axis and another variable is the y-axis, and this is called a relation between the x and the y. The correct answer for this question is regression analysis. Positively skewed distribution is definitely when we draw the data and you get this type of the data, then you says that the symmetric data, and if this type of the data and this type of the data is found, then you call the asymmetric data. So the positively skewed, this is a positively skewed, this is a negatively skewed. that मतलब अभी तक आपको ये बातें तो समझ में आ गई होगी कौन सी पॉजिटिव है कौन सी निगेटिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने इस बात को डिस्कस करा है। तो अगर पॉजिटिव स्क्यूड पूछा है या निगेटिव स्क्यूड पूछे, आपका आंसर एक ही होगा, वो होगा असिमेट्रिकल। पॉजिटिव स्क्यूड और निगेटिव स्क्यूड डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? असिमेट्रिकल होता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया है जो अभी मैं फिर बता देता हूँ कि ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस पे हम फ्रिक्वेंसी दिखाते हैं, यहाँ पे हम मोड, मीन और मीडियन पता लगाते हैं। मीन्स जो सबसे ज़्यादा डाटा में आपको दिखाई देता है, डेटा में जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे हम मोड बोलते हैं। जो बीच में होता है उसे हम मीडियन बोलते हैं, क्योंकि मीडियन जो होती है वो क्या होती है? आउटलायर्स से अफेक्ट नहीं पड़ती है, वह आउटलायर से अनअफेक्टेड रहती है। तो मीडियन हो गया, ये बचा हुआ है वो मीन है, दैट इज द मीन। अब इस पॉइंट पे आपको एक्स एक्सेस पे जाना है, ये जीरो से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, मतलब मोड सबसे छोटा होगा, मीडियन से भी छोटा, और सबसे बड़ा मीन होगा। अगर मीन सबसे ज़्यादा है और सबसे कम मोड है तो वो जो डेटा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। मीन, मीडियन, मोड दो तीनों अगर इक्वल है, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो वो हमारा स्क्यूड डेटा नहीं है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर हमारे पास इस तरह का है जिसमें
सबसे ज़्यादा आपका मोड हो, उसके बाद मीडियन हो, और सबसे कम अगर मीन हो तो वो निगेटिवली स्क्यूड है। चाहे पॉजिटिव स्क्यूड डेटा हो या निगेटिव स्क्यूड डेटा हो, अगर हम हिट ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दे, मतलब अगर हम सैंपल साइज को बढ़ाते रहे, तो देन इन द सम पॉइंट ऑफ द टाइम दे बिकम अ सिमेट्रिक डेटा इफ वी इंक्रीज द sample size, because in the some point of time they follow the central limit theorem, and the central limit theorem says that asymmetric data are converted into the symmetric and the normal distribution. याद रखना, standard deviation is the best measure of the वेरिएशन का बेस्ट मेजरमेंट अगर किसी से हम कर सकते हैं तो वो आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, यहां पे है आपका मिड पॉइंट इज इक्वल टू, अगर आपके पास कोई कंटिन्यूअर पॉइंट दे रखा हो, जैसे A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, अगर इस तरह के कंटिन्यूअस दे रखा हो तो इसे हम बोलेंगे लोअर पॉइंट, लोअर लिमिट इसे बोलेंगे हम अपर लिमिट। तो अगर हमको इसका मिड पॉइंट पता लगाना हो तो A0 प्लस A10/2 करेंगे। अगर हम 1 से लेकर 10 की बात करें तो 1 प्लस 10/5 और 2, तो 11/2 इक्वल टू 5.5। तो दैट इज अ फार्मूला कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, दिस इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इज इक्वल टू द अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अगर आपको बताना है कि इनके बीच का मिड पॉइंट कहाँ पे है तो हम क्या करेंगे 1 + 50/2 मीन्स 50/2 इक्वल टू 25। 25 इज अ मिड पॉइंट, मीन्स देयर इज 20 to 30 है ना, तो इस बीच में यहाँ पे होगा मिड पॉइंट, इसमें इस वाले रेंज में। तो वी विल कैलकुलेट द मिड पॉइंट बाय दिस मेथड या दिस फार्मूला। द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द एब्सोल्यूट डिस्पर्सन या वेरिएंस। डिस्पर्सन एवरेज मीन होता है, स्क्यूनेस जो होता है वो शिफ्टिंग होता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताता है। और हाँ, स्क्यूनेस कर्टोसिस में बता दें हम, स्क्यूनेस की बात अगर हम करते हैं तो कुछ जैसे ये आपका डेटा है, इसमें हम स्क्यूनेस जो है आपको रेड कलर से बताते हैं। स्क्यूनेस डेटा में कब हो सकता है कि आपका कुछ इस तरह से डेटा हो जाए या फिर इस तरह से डेटा हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्क्यूनेस। अगर कर्टोसिस होगा तो क्या होगा कि ये डेटा यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी, ये जो हुआ ये क्या आपका स्क्यूनेस। बट अगर जो ये किया इसे हम बोलते हैं कर्टोसिस। यहाँ पे क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, मतलब पहले यहाँ तक डिस्पर्शन में था, आपने क्या करा इसका डिस्पर्शन कम कर दिया और ये ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मीन आपकी ज़्यादा हो गया। तो डिस्पर्शन इज द करेक्ट आंसर कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आपका डिस्पर्शन को, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को मेजर करता है। यहाँ पे पूछा इज यूज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज। अगर हमें 2 या 2 से अधिक सीरीज दिया हो, हमें मीन ना पता हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। याद रखिएगा, अगर 2 सीरीज दी हो या मोर देन 2 सीरीज दी हो जिसका हमें मीन नहीं पता है, हमें मीन में ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले ही बता रखा है। एनालिसिस डील विद द एसोसिएशन विद 2 और मोर वेरिएबल। 2 और मोर वेरिएबल के लिए हम कोरिलेशन, मतलब अगर हमें कोरिलेशन पता लगाना होता है, कोरिलेशन जो है कोरिलेशन एनालिसिस आपका 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन पता लगाता है, एसोसिएशन बताता है। इज द एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस
between the two or more variants. दिस इज आल्सो द कोरिलेशन. कोरिलेशन एनालिसिस जो होती है यह एक ऐसी एनालिसिस है जो हमारा दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में कोवेरिएशन पता लगाता है या एसोसिएशन पता लगाता है. यहाँ पे द सिंपलेस्ट डिवाइस फॉर asserting the whether two variables are related in is to prepare the dot chart. यहाँ पे क्या बात हो रही है? डॉट चार्ट की बात हो रही है. मतलब आपने कुछ इस तरह से डेटा बना रखा है, दैट इज अ डॉट चार्ट. इस तरह से कोई डेटा है तो इस चार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? इस डायग्राम को हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं. याद रखना, स्कैटर डायग्राम बोलते हैं. थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ था कि रिग्रेशन में हम क्या करते हैं. रिग्रेशन के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से मिलता है. ये एक सिंपल सा लाइन है. सिंपल लाइन मतलब है कि यह हमारा mx प्लस सी को फॉलो करेगा. हमें यहाँ पे y और x के इक्वेशन ऑफ y ऑन द x इज एक्सप्रेस्ड. तो इक्वेशन ऑफ y ऑन द x मतलब यहाँ पे y की जगह x हो जाएगा, m की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे x की जगह y हो जाएगा प्लस c हो जाएगा. अब यहाँ पे देख लो, यहाँ x a b, यहाँ पे y की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भी y की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे x x की बात हो रही है. ओनली एक ही क्वेश्चन है कि x प्लस a प्लस बी वाई मतलब x इक्वल टू बी वाई प्लस a. मतलब हो गया ये x, ये हो गया y, ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका c. तो सिंपल लाइन को फॉलो करता है आपका रिग्रेशन इक्वेशन. इसमें इन्होंने पूछा है, यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि टू रिग्रेशन कोफिशिएंट दे रखा है. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी एक्स वाई इक्वल टू 0.8, दूसरा आपका बी वाई एक्स इक्वल टू 0.6. हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगर आपसे ये पूछे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो डेफिनेटली आप इसको इस तरह से करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप रूट निकाल दोगे. क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दोगे. मीन्स 0.8 इंटू 0.6. तो 0.8 जो है, इन दोनों को जैसे ही आप सोल्व करोगे तो इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो. इसको 10 में बदल दो, इसको भी 10 में बदल दो. 10 को आप बाहर ले जाओ. अब आपके पास बचा 8 इंटू 6 1/10. 8 को करो 2 2 2, 6 को करो 2 and 3 1/10. 2 को बाहर ले लो. 2 इंटू 2 रूट अंडर 3. रूट अंडर 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. 2 2 ज़ा 4 इंटू रूट अंडर 3 की वैल्यू होती है, नहीं पता है तो आप याद कर लो, 1.732 होती है. जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 6.928/10 मीन्स 0.6928, जिसको हम लिखेंगे 693. तो करेक्ट आंसर है आपका डी, 0.693. इसमें क्वेश्चन पूछा गया द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है. हमारा नॉन पैरामेट्रिक मेजर ऑफ रैंक कोरिलेशन होता है. तो ये इजी क्वेश्चन है. इसमें इजी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ. अगर आपको ट्रस्ट, अगर आप इस चैनल पे करते हो, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं और डेफिनेटली अगर आपने सारे वीडियोस देखे जितना अभी तक मैंने रिलीज़ किया है, आपका ICMR कोई नहीं कर सकता. आपको यहाँ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं. बस जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की इसको बार बार रिवाइज करो, बार बार इसको देखो, PYQ देखो, जनरल साइंस की वीडियो देखो जाके, वहाँ से तुम्हारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व होंगे. CSIR के एप्टीट्यूड देखो, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट एप्टीट्यूड नहीं पूछा जा सकता इस वाले पेपर में. तो अभी तक जितना मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया, अगर तुमने सारे मटेरियल उसको देख रखे ना, फॉलो कर रखे हैं, तो डेफिनेटली जिस दिन तुम्हारा ये होने वाला है ना एग्ज़ाम ICMR का, आके एक तो तुम लोग यार बताते नहीं हो, पता नहीं क्यों. एग्ज़ाम दे के चले हो तो एग्ज़ाम अच्छा भी होता है, तब भी तुम लोग बताते नहीं हो. एग्ज़ाम देने के बाद बता दिया करो कि क्या हुआ, कुछ फीडबैक ही दे दिया करो कि मैं कैसे और इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. क्योंकि अभी तो मैं अपना मैं 100% दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए. तुम लोग नहीं देते 100%, तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो वीडियो को. देखो यहाँ पे पूछा गया द बैग कंटेन द 10 ब्लैक एंड द 20 व्हाइट बॉल्स. अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक, ब्लैक हमें बताना है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले अगर हम टोटल बॉल की बात करेंगे तो टोटल 30 है, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है 10 बाई टोटल आपकी है 30, मतलब 10/30, इन दोनों को अगर डिवाइड 0 0 कर दो तो 1/3, तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर हम रेंडम उठाते हैं तो हमें वो ब्लैक मिलेगा। यहाँ पे 2 इवेंट आर सेड टू बी व्हेन द बोथ कैन नॉट हैपन समल्टेनियसली इन द सिंगल ट्रायल। अगर हम एक ट्रायल करें और दोनों इवेंट अगर एक साथ नहीं हो सकते तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे इवेंट को बोलते हैं जब एक साथ एक ट्रायल पे दोनों नहीं हो सकते हैं। Two events are said to be when the outcome of the one does not affect and not affected by the other। मतलब क्या है कि एक का आउटकम दूसरे पे डिपेंड ना हो या दूसरे का आउटकम पहले पर डिपेंड ना हो, तो ऐसे इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। लास्ट वीडियो है आपके लिए बायोस्टैट्स का। बायोस्टैट्स का मैंने पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें लगभग 20 से 21 वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके उसको रट डालो, चाट डालो उस पूरे प्लेलिस्ट को। अगर बायोस्टैट्स के क्वेश्चन कहीं गलत होते हैं तो डेफिनेट वापस आकर अनसब्सक्राइब कर देना वीडियो चैनल को। बस अभी एक बार सब्सक्राइब करके आईसीएमआर का एग्ज़ाम दे लो, या इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम देने वाला हो तो सब्सक्राइब करके रख लो। चैनल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद तुम्हें देने वाला है। डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, तुम चाहे सपोर्ट करो या ना करो। चलो बाय बाय।